हेलो गाइस, अर्लियर आई हैड प्लान कि जो आपकी लास्ट 2-3 वीक्स की आईआर की क्लासेस नहीं लगी उन सबको मैं एक सिंगल क्लास में कंसोलिडेट कर दूं और आज आपसे वो एक लंबी क्लास ले लूं। बट देन आई रियलाइज कि आपको अगर मैंने 1.5-2 घंटे की करंट अफेयर्स की क्लास दे दी आज तो आपके लिए रिवीजन मुश्किल हो जाएगी। सो व्हाट आई हैव डन इज़ मैं आपको वीकली ही करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ। जो लास्ट 2-3 वीक्स आपके मिस हुए हैं उनको मैं 15-15 मिनट्स की वीडियो बनाकर ड्यूरिंग द वीक आपको दे दूंगा। तो वो ड्रॉप कर देंगे, जब भी आपको 15-20 मिनट्स लगेंगे आप उसको देख लेना। तो लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वहाँ पर हमने 8 सितंबर तक के करंट अफेयर्स किए थे आईआर रिलेटेड। हर वेंसडे को हम आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज हम कर रहे हैं पहले 8 सितंबर टू 14 सितंबर इस क्लास में, और फिर नेक्स्ट वेंसडे तक जब हमारे पास होगा 14 अक्टूबर, तब तक आपके लास्ट 1 मंथ भी कवर हो जाएंगे। चलिए, अभी तक हम पिछले 2-3 वीक्स में क्या कवर किया था हमने दारफुर क्राइसिस सूडान को कवर किया था, चाइना ताइवान इशू को कवर किया था, अफगान क्राइसिस किया था। फिर हम हर क्लास की तरह जैसे आज भी करेंगे कुछ एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट वीक में हमने किया था पंजशीर का इशू, गाजा स्ट्रिप में जो प्रॉब्लम चल रही थी, तिब्बत का इशू एंड यूनाइट अवेयर जो प्रोग्राम था उसके बारे में डिस्कशन की थी। नेक्स्ट वीक में हमने किया था अफगान ई वीज़ा, इंडिया मालदीव्स इंफ्रा प्रोजेक्ट, क्वाड के बारे में डिस्कशन की थी और इस्लामिक स्टेट खोरासन के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम क्या करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 13th ब्रिक्स समिट जो हुई है अभी सितंबर में, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद JCPOA, इससे रिलेटेड जो हिंदू में आर्टिकल्स आए थे उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। ब्रीफ वीडियो होगी ये, एंड आफ्टर टुडेज क्लास यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट दिस कपल ऑफ थिंग्स। मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट इट इज बिलीव्ड दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर एविडेंटली डिवाइडेड ऑन वेरियस इश्यूज लाइक द एंगेजमेंट ऑफ रशिया एंड चाइना विद तालिबान। ब्रिक्स कंट्रीज अदरवाइज तो एक ग्रुपिंग है, पर ऐसा देखने में आता है कि ये विद इन ग्रुप डिवाइडेड है। देयर आर सो मेनी फॉल्ट लाइन्स। व्हाट आर दोज फॉल्ट लाइन्स, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एंड गिव सजेशन एज टू हाउ वी कैन मेक ब्रिक्स वर्क बेटर। डेवलपिंग कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये एक साथ एक बोर्ड पर आकर बेटर काम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें सजेशन दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप GS2 में इनकाउंटर करते हैं, UPSC में। प्रीलिम्स के लिए एक MCQ में आपको दे रहा हूँ दैट यू शुड बी एबल टू आंसर आफ्टर टुडेज क्लास। MCQ सिंस 2009 द गवर्नमेंट्स ऑफ द ब्रिक्स नेशंस या स्टेट्स हैव मेट बाइएनली। बाइएनली क्या होता है? हर 2 साल में। हैव मेट बाइएनली एट फॉर्मल समिट्स। एंड सेकेंड स्टेटमेंट नंबर 1 है कि जब से 2009 से हर 2 साल में ही मिलते हैं फॉर्मल समिट पे। सेकेंड, 4 out of 5 members are among the world's 10 largest countries by population and by area। 5 में से 4 ब्रिक्स मेंबर्स ऐसे हैं जो दुनिया भर में बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन लार्जेस्ट हैं। तो you should be able to attempt this MCQ। और those of you who are not our enrolled students and those of you who are watching this video on YouTube, I would suggest कि आप YouTube comments में ही इसका आंसर लिख दीजिए। हम ट्राई करेंगे कि हम उसको evaluate कर सकें। And those of you who are enrolled with us, उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो आपका हर 15 डेज़ में एक टेस्ट होता है, मेंस का भी जो टेस्ट होता है, वो तो आप आंसर लिख के हमें भेजिए ईमेल से। जब भी कोई करंट अफेयर्स की क्लास लग रही है उसमें जो आपको आंसर दिया जा रहा है वो आप उसके कमेंट सेक्शन में ही दे दीजिए। वीडियो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसको आंसर दे दीजिए ऐप के ऊपर, नॉट ऑन यूट्यूब। इफ़ यू आर एन एनरोल्ड स्टूडेंट देन आई वुड सजेस्ट कि आप हमारी जो लर्निंग ऐप है चेतन भारत लर्निंग, उसके ऊपर वीडियो आप वहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे कमेंट में लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपके बाकी पीयर ग्रुप है वो भी उसको इवेल्युएट कर पाएगा और हम भी उसको इवेल्युएट कर देंगे। चलो, सबसे पहले देखते हैं ये जो हिंदू में आर्टिकल था कि ब्रिक्स सीक्स इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। बात ये हो रही थी बहुत सारी कि अफगानिस्तान के से रिलेटेड जो भी इशू चल रहा है उसमें एक इंक्लूसिव डायलॉग होना चाहिए। जेनेरिक सी बातें थी जो हम पुरानी क्लासेस में अफगान इशू में कर चुके हैं डिस्कशन, वही बातें थी। हमें क्या जानना है आज ब्रिक्स के बारे में? हमारा अफगान इंट्रा अफगान डायलॉग या अफगान इशू हमारा आज का मेन टॉपिक नहीं है। That we have covered earlier, that we will cover in late coming classes as well. Today, a basic understanding of BRICS is what we are aiming for. तो जैसे आप नाम से देख सकते हैं
ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। ये 5 मेजर इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, इनसे रिलेटेड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप ये देखो कि 2005, अगर हम ईयर की बात करें, 2005, 2006, 7, इस ईयर तक, कब से लेकर 1960s, 1950s से लेकर यहाँ तक, जब भी हम इकोनॉमीज़ की बात करते थे तो कौन सी इकोनॉमीज़ की बात होती थी? USA, जापान, जर्मनी, ये बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ थी। तो जब बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट ने बात करनी है तो वो कनाडा, USA, जापान, UK, जर्मनी, इन कंट्रीज़ की बात करते थे। बट 2004-5 के पास आसपास कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये बोलना शुरू किया कि यू नो व्हाट, इंडिया इज़ नॉट that country of serpents and elephants and this and that anymore. China is not the country which is like, you know, closed economy है और क्या चल रहा है अंदर पता ही नहीं है. Russia is not वो same oligarchs वाली country and similarly Brazil and so on, कि ये emerging economies जो है ना, नई countries, These are the countries जो आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी में राइज करेंगी. ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ पे अपने को ध्यान देना है, इनकी प्रोग्रेस, इनकी ग्रोथ. और गोल्डमैन सैक्स के एक बहुत बड़े उनके साथ में इकोनॉमिस्ट हैं, जिम ओ'नील. ऐसा बोला जाता है एलिजिडली कि इन्होंने ये नाम कॉइन किया ब्रिक. पहले ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ब्रिक नाम से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बनी. मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में बनी, पहले बस ये नाम इनफॉर्मली दिया गया. उन्होंने एक एक्रोनिम दिया 2001 में, क्या इंडिकेट करते हुए कि यार ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है, ठीक है, ये इकोनॉमीज़ रही हैं बहुत बड़ी पिछले 5 साल में, 50 साल में, बट इमर्जिंग पावर्स जो हैं वो कौन सी हैं? ये न्यू इकोनॉमीज़. अब कोई बहुत बड़ा गोल्डमैन सैक्स कोई छोटे बैंक तो है नहीं है, ठीक, इतनी बड़ी कोई बैंक है, इस तरह की कोई बात करेगा तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि उससे वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी डेलिब्रेशन का पार्ट बन जाएगा कि हाँ यार हम भी इसको ज़रा चेक करते हैं, इनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है. कि वन थिंग इन माइंड कि 2002 या 3 से लेकर 2010 तक ये वो वाला टाइम भी है जब इंडिया 10%, 9% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है. एंड सेम इज ट्रू अबाउट चाइना. चाइना ने तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ की है पिछले 25 साल में. ब्राज़ील was also doing better. Russia was also coming out from the shocks of the disintegration of Russia 1992-93 में, जब ये रशिया बिल्कुल ही अबिस्मल लेवल पे था, टूट वूट गया. उसके बाद धीरे धीरे 2004-5 तक आते आते रशिया भी दोबारा ग्रो करना शुरू कर रहा है. सेम इज ट्रू अबाउट अदर कंट्रीज. तो हुआ क्या है कि इस तरह का जो नाम है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना थिंक टैंक से आया हुआ नाम, वहाँ से फिर धीरे धीरे इन्होंने इनफॉर्मली मिलना शुरू कर दिया कंट्रीज़ ने. 2006 में क्या हुआ, सबसे पहले जो डायलॉग स्टार्ट हुआ 2006 में इन्होंने प्रॉपरली एक डायलॉग करना स्टार्ट किया, ठीक. 2009 के बाद में एनुअल मीटिंग्स होनी शुरू हो गई. हेड ऑफ स्टेट्स जो हैं या गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट हर एक कंट्री के, प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट एज द केस में भी, उन्होंने 2009 के बाद में रेगुलरली हर साल मिलना शुरू कर दिया. तो ये देखो, सिंस 2009 द गवर्नमेंट्स ऑफ ब्रिक्स स्टेट्स हैव मेट बाइनली एट फॉर्मल समिट्स. दिस स्टेटमेंट वुड बी इनकरेक्ट, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है कि बाइनली नहीं, एनुअली मिलते हैं. तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह से हमें पढ़ना है ताकि हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ठीक हों. चलो, अब इन 2011 विद साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग, साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया? 2011 में. तो ब्रिक जो हो गया वो बन गया ब्रिक्स. तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन करने से एक चीज़ हो गई, एक एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होगी. वो क्या हो गई? अगर हम बात करें नॉर्थ अमेरिका की, वो तो वैसे ही डेवलप्ड बोलते हैं उसको. साउथ अमेरिका से अगर हम देखें तो वी हैव ब्राज़ील इन इट. यूरोप जो है, वेस्टर्न यूरोप, उसको डेवलप्ड बोलते हैं. इमर्जिंग यूरोप जो है, ईस्टर्न यूरोप, वहाँ से वी हैव रशिया इन इट. फिर एशियन पावर्स की बात करें तो इमर्जिंग जो कॉन्टिनेंट है वो तो एशिया है, ऐसा बोलते हैं. वहाँ से यू हैव नाउ चाइना एंड इंडिया. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी नाउ वी हैव अ मेंबर. तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी वी हैव अ मेंबर. सो अब एक
मतलब अच्छा सिंथेसिस जिसको हम बोल सकते हैं कि वीव गॉट गुड इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्रॉम मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग जो कॉन्टिनेंट्स हैं। अब अगर ओशियानिया की बात करें, वहाँ पे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड pretty डेवलप्ड है, वेस्टर्न यूरोप में भी यही ट्रू है एंड सो ऑन। तो आई थिंक कि आपको एक बेसिक सा आइडिया समझ आया कि ब्रिक्स है क्या, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज इकट्ठी हो जाती हैं। आइडिया कहाँ से आया है? गोल्डमैन सैक्स के जिम ओनील ने ये एक ऐसा टर्म कॉइन किया। धीरे धीरे इनफॉर्मल मीटिंग्स होनी शुरू हुई, फिर 2006 के बाद में फॉर्मल मीटिंग शुरू होनी स्टार्ट हुई, ठीक, और उसके बाद में 2009 के बाद में तो हेड ऑफ द स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स मिल रहे हैं और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बन गया, जैसे सब बहुत सारे और बने हुए हैं। नाउ 2011 के बाद नाउ यू हैव साउथ अफ्रीका इज इट्स पार्ट एज वेल। अब अभी क्या है, अभी ये न्यूज़ में क्यों था? होता क्या है कि आजकल जब ब्रिक्स की जब डिस्कशन होती है, चाहे 2016 में गोवा की डिस्कशन हो या अभी वाली हो, हम ये देखते हैं कि इंडिया और चाइना ब्रिक्स में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि इंडिया और चाइना के लिए ना थोड़ा सा उतना सिंक नहीं बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मतलब आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ बेटर वर्ड्स बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जैसे 2016 में क्या हुआ कि गोवा में समिट हुई, आई थिंक गोवा में समिट हुई थी, 2016-17 की बात होगी। तो वहाँ पर क्या हुआ, ब्रिक्स की प्रॉपर समिट हुई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो है ही है। एज एन एक्सटेंशन एक हमने इन्वाइट दिया, एक और ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक, ठीक, इसमें भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील, इंडिया, म्यांमार, आई थिंक श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इस तरह से कंट्रीज़ हैं। इनको भी एक एक्सटेंडेड इनवाइट किया गया। अब हुआ क्या है कि जब पूरी डिस्कशन हो गई, उसके बाद में 16 पैराग्राफ्स की एक इतनी लंबी चौड़ी हमने रिपोर्ट निकाली, जिसको हमने बोल दिया कि गोवा की या ब्रिक्स के बाद ये हमारी रिपोर्ट है। अब पूरी जो रिपोर्ट है कि क्या कंक्लूजन है, उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ था टेररिज्म के बारे में, जिसमें मतलब पूरी और समिट में चाइना का ये स्टैंड था कि पाकिस्तान जो है इज़ नॉट द परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म बट इट इज़ अ विक्टिम ऑफ द टेररिज्म। ऑन द अदर हैंड, इंडिया थ्रू आउट दिस समिट टॉक्ड अबाउट टेररिज्म स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये भी बात की थी कि यार इंडिया शुड नॉट हैव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन पाकिस्तान ऑन दिस प्लेटफॉर्म। बट कहने का भाव मेरा क्या है, माई पॉइंट हेयर इज दैट इंडिया एंड चाइना even during the BRICS summit they were running out of sync, they were not in sync कि हाँ हमने ना इकोनॉमी की बात करनी है और these are the agendas, या अगर हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं तो भी we are on the same page। या हम जैसे फॉर एग्जांपल इस बार की अगर हम बात करें तो अब मिल तो रहे हो ब्रिक्स में, ब्रिक्स के लिए ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी मीट तो हो रही है। बट इंडिया और चाइना का क्या चल रहा है आपको मालूम ही है, लद्दाख में 6 महीने से ऊपर हो गए हैं दोबारा, जब स्टैंड ऑफ सा वहाँ पे हुआ था। इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा, 2-4 दिन पहले चाइना ने अपना नेशनल डे मनाया है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत हाइपर नेशनलिस्ट होते हुए इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी चीज़ें उन्होंने बोली। फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली कि हमने इंडिया के 13 फौजी मारे, उन्होंने हमारे 4 फौजी मारे और इंडिया ने एग्रेशन दिखाया था, एंड चाइनीज सोल्जर इज़ नॉट गोइंग टू लूज 1 इंच ऑफ हिज मदरलैंड एंड दिस एंड दैट। इवन ताइवान की तरफ भी जहाज उड़ा दिए उन्होंने। द पॉइंट इज़ कि काफ़ी टेंस माहौल में ये समिट हुई है, ये आपको समझना है। और यही मैंने आपको मेंस का क्वेश्चन दिया है कि अब कहने को तो आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठ रहे हो, कहने को तो आप ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, बट हो क्या रहा है, फॉल्ट लाइंस हैं विद इन दीज मेंबर्स, प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब है क्या, अदरवाइज अगर हम थ्योरेटिकल पोटेंशियल की बात करें तो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोटेंशियल है। कैसे? इतना इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक है ये कि देखो, सबसे पहले तो पॉपुलेशन ही ऑलमोस्ट 3.6 बिलियन पीपल जो हैं वो रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया और चाइना आ गए तो 3 बिलियन लोग तो मतलब ऑलमोस्ट 2.5-3 बिलियन लोग तो वैसे ही हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनकी अगर आप क्यूमुलेटिव जीडीपी भी देखोगे तो इट रन्स इनटू ट्रिलियंस। तो एक इतनी बड़ी जीडीपी रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्लॉक, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको आई थिंक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया लगा होगा। किसी दिन क्या, मैं आईआर आपको जब स्टैटिक में करवाऊंगा तब तो मैं आपसे 1.5-2 घंटे का प्रॉपर ब्रिक्स का लेक्चर लूँगा।
क्या ब्रिक्स का फ्यूचर है, क्या ब्रिक्स कर सकता था, क्या क्या इनके वेरियस इनिशिएटिव्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी मैं बस ये चाहता था कि आपको थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में पता लगे और जो समिट हुई है इसके बारे में पता चले। नाउ जो 13 समिट हुई है अभी ब्रिक्स की, वो इंडिया की चेयर पर्सनशिप जो आप बोल दो या चेयरशिप के अंडर हुई है 2021 की। दिस वाज द थर्ड टाइम जब इंडिया के अंडर ये समिट हुई है। इससे पहले कब हुई है? 2012 में और 2016 लाइक आई सेड, 2016 में गोवा समिट जिसकी मैं बात कर रहा था। अब हुआ क्या कि कोइंसिडेंटली ये इंडिया की चेयरशिप जो है ये ब्रिक्स के बनने के 15 साल बाद हो रही है। इसलिए जो थीम था इस समिट का वो क्या था? ब्रिक्स एट 15। अब देखा जाए तो हो तो 15 साल गए, ऑन पेपर लगता भी बहुत अच्छा है ब्रिक्स को देख के कि जिस प्लेटफॉर्म पर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इकट्ठे हो गए। थिंक ऑफ द इकोनॉमिक पोटेंशियल, जस्ट थिंक अबाउट द even military potential, think about what kind of weight this organization would carry even in terms of geostrategic, geopolitical, geoeconomic terms, but वो सब इन थ्योरी हो पा रहा है, इन प्रैक्टिस हो नहीं पा रहा है। क्लियर? तो नाम क्या था इस बार की समिट का? आपको एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। तो ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, दिस वाज द नेम। तो इस बार जो समिट हुई 13 समिट, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या थी, किस बारे में ज़्यादा डिस्कशंस हुई? तो देयर वर सर्टेन की प्रायोरिटी एरियाज दैट इंडिया हैज़ आउटलाइंड। पहला, मल्टीलैटरल सिस्टम। मल्टीलैटरल सिस्टम क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ इकट्ठी हैं, बहुत सारे, हालांकि अभी आपको बहुत डिटेल में आयर कराऊंगा तो दीज थिंग्स विल मेक, मतलब आपको लगेगा कि ये क्या ही बच्चों वाली चीज़ है। ये मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ सितंबर अक्टूबर वाले बैच के बच्चे भी हैं जिन्होंने अभी क्लासेस को देखना शुरू किया है। विद इन 3-4 मंथ्स वो मैच्योर हो जाएंगे तो फिर देन इट विल बी ईजियर। मल्टीलेटरल सिस्टम क्या है? जहाँ पर डिसेंट्रलाइज सी कलेक्शन ऑफ कंट्रीज़ बनी हुई हैं। लेट्स से कि ये ब्रिक्स हो गया, ये कोई और कंट्रीज़ हो गई बिम्स्टेक की, ये कोई और कंट्रीज़ होगी आसियान की। ऐसा नहीं है कि जो वर्ल्ड है ना वो यूनिलेटरल है, कहीं एक जगह पे ही पावर कॉन्सेंट्रेटेड है। दूसरा, काउंटर टेररिज्म था हमारा एजेंडा। तीसरा, यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टूल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आपको सोशल इश्यूज़ में मनीषा मैम डिटेल में करवाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स क्या थे। तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं और टेक्नोलॉजी को हम कैसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। एनहांसिंग पीपल टू पीपल एक्सचेंज। रशिया के साथ, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, अगेन आई विल कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग, कि हम जब इंडिया रशिया रिलेशंस करेंगे आईआर में तब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा। बट अदरवाइज अगर आप देखो इंडिया और यूएसए, अगर मैं आपसे बोलूँ यूएसए के कोई 5 स्पोर्ट्स पर्सन्स बताओ, आप बताने लग जाओगे माइकल जॉर्डन, है ना, वो माइकल फेल्प्स, दिस दैट। मैं आपको बोलूँ यूएसए के 5 मूवी स्टार्स बताओ, आप वो भी बता दोगे। यूएसए की 5 सिटीज़ आप प्रॉब्ली 20 बता दोगे। यूएसए के बारे में बहुत चीज़ें आप बता पाओगे। ऑन द अदर हैंड दैट मे नॉट बी ट्रू अबाउट रशिया। रशिया के आप शायद 2-3 पॉलिटिशियंस का नाम बता दोगे। यूएसए के तो मतलब एक एवरेज यूपीएससी एस्पिरेंट को कुछ महीनों बाद यूएसए के सेनेटर्स के भी कितने सबके नाम पता होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रशिया की बात करूं तो आपको या कुछ ओलेग्स का पता होता है, किसी ने चेल्सी फुटबॉल क्लब खरीद लिया, या व्लादिमीर पुतिन का पता होता है, या स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी कुछ 2-3 का पता होता है, पर उतना पीपल टू पीपल एंगेजमेंट नहीं है। सेम इज़ ट्रू अबाउट ब्राज़ील, सेम इज़ ट्रू अबाउट साउथ अफ्रीका, सेम इज़ ट्रू अबाउट चाइना एज वेल। तो दीज कंट्रीज दे रियली लैक पीपल टू पीपल, जो होता है ना कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एंगेजमेंट है वो ठीक है, सिविल सोसाइटी टू सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट भी कम है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ की उनकी यूनिवर्सिटी से एंगेजमेंट कम है, हमारे मीडिया हाउसेस के उनके मीडिया हाउसेस से एंगेजमेंट कम है, हमारे और इसी तरह के इंस्टीट्यूशंस थिंक टैंक्स के उनके थिंक टैंक्स का एसोसिएशन कम है, और पीपल टू पीपल एसोसिएशन तो है ही कम। बट दैट इज़ नॉट द केस से विद यूएसए और यूके एंड सम अदर कंट्रीज। तो उसके ऊपर भी बात की गई या की जानी चाहिए कि हाउ कैन वी एनहांस पीपल टू पीपल कॉपरेशन, बिकॉज व्हेन 2 इकोनॉमीज हैव पीपल टू पीपल कॉपरेशन, चांसेस ऑफ फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड वो बढ़ जाते हैं। ठीक, तो ब्राज़ील, इसका आप थोड़ा सा एक बार मैप भी देख लीजिए। अगर आप इन थ्योरी देखें जोग्राफिकल एक्सटेंट में, तो जस्ट लुक एट द एक्सपेंस,
बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सपेंस है। क्लियर? तो ये बेसिक से कुछ आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं नोट्स में, इनको आप एक बार याद कर लेना। तो दैट वाज ऑल एज फार एज दी ब्रिक्स इज कंसर्न कि 13 समिट हुई है। 13 समिट कब हुई है, इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा था कि ब्रिक्स एट 15, और इम्पॉर्टेंट इसलिए थी समिट बिकॉज इंडिया एंड चाइना दे आर नॉट, इनफैक्ट उनके रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अबिस्मल लेवल पे गए हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज़ जो आपने हिंदू में पढ़ी होगी वो होगी ईरान अर्जेस टू रिज्यूम, ईरान अर्ज सॉरी आई बेग योर पार्डन टू रिज्यूम न्यूक्लियर टॉक्स। हुआ क्या है बेसिकली, ईरान एक ऐसी कंट्री है जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रही है, अकॉर्डिंग टू यूएसए, अकॉर्डिंग टू इजराइल, अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज। लेकिन न्यूक्लियर वेपन कोई कंट्री बना सकती है नहीं बना सकती, इसको लेकर दुनिया भर में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्जिस्ट करती हैं इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए। एनपीटी है सबसे पहले जो यहाँ पे मेन है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देन यू हैव सीटीबीटी एंड सो ऑन। अकॉर्डिंग टू दी ट्रीटीज़ जो ये पूरे दुनिया ने साइन की हुई हैं, इंडिया ने नहीं की हैं, उसके हिसाब से, ईरान ने भी एक टाइम पे की थी, उसके हिसाब से दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखने की, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की लीगल सैंक्शन है, बाकियों के पास नहीं है। तो वो कंट्रीज़ कौन सी हैं? यही वाली P5, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया। उसके बाद जो कंट्रीज़ है जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाया हुआ है वो है इज़राइल, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया के बारे में भी बोलते हैं, और ईरान भी लगा हुआ है। अदरवाइज आप देखो तो मलेशिया इन सबको ना न्यूक्लियर बॉम्ब इन्होंने बनाया है ना बनाना है, एंड सेम इज अबाउट मेजॉरिटी ऑफ अदर नेशंस एज वेल। अभी आपको पॉलिटिकल साइंस करवाना शुरू करेंगे तो न्यूक्लियर के ऊपर 3-4 क्लासेस लगेंगी, डिटेल में आपको करवाएंगे, डोंट वरी, बिल्कुल जीरो से ही करवाएंगे। आपको ये ब्रीफली इसलिए बताया जाता है सो दैट कि आप न्यूज़पेपर को कॉन्टेक्स्ट में डाल सको। नाउ ईरान ने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना, मतलब ऐसा इसकी प्लानिंग स्टार्ट की, एनरिच करना शुरू किया, तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता लगा। इज़राइल, यूएसए इसको लेके बहुत ज़्यादा एंड राइटली सो टू ग्रेट एक्सटेंट उन्होंने इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शंस भी किए और ईरान को आइसोलेट करना शुरू किया। ऐसी वाली सैंक्शंस लगानी शुरू की कि यार ईरान के साथ में जो डील करेगा वो हमारे साथ डील नहीं कर सकता। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन्होंने डाउन करना शुरू किया, एंड अगेन राइटली सो। इस पे क्या हुआ कि इवेंचुअली ईरान अब सफ़र कर रहा है, इकोनॉमिकली सफ़र करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सफ़र करेगा। तो इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड टेंशन बढ़ने लग गई। देन ड्यूरिंग बराक ओबामास टाइम एक डील हुई, ईरान में भी ऐसा हुआ कि रिलेटिवली मॉडरेट टाइप ऑफ लीडरशिप आई अंडर रूहानी, और ईरान उधर यूएसए में भी बराक ओबामा आए, उनके बीच में बाकी नेशंस भी उसमें थे। एक काइंड ऑफ ट्रीटी हुई जिसके अंदर क्या था कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कट डाउन करेगा, हैवी जो भी चीज़ें जो भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए चाहिए होती हैं उन सब चीज़ों को कट डाउन करेगा। ऑन इन रिटर्न यूएसए, ईयू और ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं ये ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगानी कम करेंगी। ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसको अंडर सुपरविजन रखा जाएगा सो दैट कि वो क्या करें, सिविलियन पर्पज़ के लिए अगर वो कुछ कर रहे हैं तो बात अलग है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर को एनरिच नहीं करेंगे। इन रिटर्न उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सैंक्शंस लगानी कम हो जाएंगी। अब दैट वाज द ट्रीटी जिसको ऐसा देखा गया था कि हाँ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब ना ही बने और कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना हो एंड पीसफुली इस चीज़ को मैनेज कर लिया जाए तो इस जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती, बिकॉज यू नीड टू रियलाइज़ कि न्यूक्लियर बॉम्ब है कोई मजाक नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अब हुआ क्या, लेकिन धीरे धीरे जब यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने बोला कि यार ईरान पे मुझे फेथ नहीं है, ईरान जो है मेरे हिसाब से तो अभी भी धीरे धीरे लगा हुआ है, इसलिए मैं तो मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक यूज़ करूँगा इनके ऊपर। ये आपको याद रखना है, डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर टेक्निक थी और उन्होंने इस ट्रीटी से पुल आउट भी कर लिया। एंड ईरान ऑल्सो हैड इट्स रीजंस कि यार ये तो हमें मतलब ट्रीटी के अंदर ले आए हैं और सैंक्शंस भी लगा देते हैं हमारे ऊपर, अभी भी जिस स्पीड से सैंक्शंस हटनी चाहिए थी वो हट भी नहीं रही हैं, और हमारा प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा सिविलियन पर्पज़ के लिए भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। इवेंचुअली क्या हुआ कि ये ट्रीटी जो है ये मतलब काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर गई।
तो अब ईरान को अर्ज किया जा रहा है कि ये न्यूक्लियर टॉक्स को रिज्यूम कीजिए। ये तो है इसका कॉन्टेक्स्ट। अब हम देख लेते हैं कि हुआ क्या अभी रिसेंटली। यूएसए और जर्मनी, इन दोनों ने अब प्रेशर डाला है। यूएसए में भी रिजीम चेंज हुआ है, तो इन दोनों ने प्रेशर डाला है ईरान के ऊपर कि हमें क्या करना है, अपने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर दोबारा टॉक्स रीस्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के एक न्यूक्लियर वॉच डॉग है। वॉच डॉग क्या होता है? जो नज़र रखता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट एजेंसी आपको करवाई जाएगी। इससे रिलेटेड 2019 या 2020 में यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, 2-3 बार आया पिछले 8-10 साल में, IAEA से रिलेटेड। तो ये एक यूएन की वॉचडॉग एजेंसी है। इसने क्या बोला कि ईरान जो है, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को इन ऑल प्रोबेबिलिटी इनिशिएट कर रहा है। इसने अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसका स्टॉक पाइल भी बढ़ाया है, विच इज़ इन ब्रीच ऑफ द अकॉर्ड। जो मीट हुई थी, जिसको हम बोल रहे हैं JCPOA, ठीक, JCPOA, POA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, ठीक बोल लिखा है मैंने, तो POA। तो ये जो एक मीट हुई थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डाउन करेगा और उनको इन रिटर्न सैंक्शंस कम लगेंगी, तो उसके ब्रीच में है ये। तो IAEA ने क्या बोला है कि यार वेरिफिकेशन और जो जिस तरह से IAEA मॉनिटरिंग करता है, जिस तरह से वो वेरिफिकेशन करता है, उस चीज़ को भी बहुत सीरियसली अंडरमाइन किया जा रहा है ईरान के अंदर। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के रास्ते पर है, या उसको और ज़्यादा स्टॉक पाइल को बढ़ाने के। तो आई होप आपको एक बेसिक सी चीज़ क्लियर हुई। अब सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि थोड़ा सा हम डील के बारे में और देख लें। JCPOA क्या है, अगर इसको लेकर हमें प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए। पहली चीज़, इसका नाम क्या है? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। कब स्टार्ट हुआ ये? बेसिकली नेगोशिएशन स्टार्ट होने लगी 2013 में, 15 में। इस तरह से नेगोशिएशंस होती रही बिटवीन ईरान एंड P5+1। ये P5+1 क्या है? P5 तो आपको पता है, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, USA। +1 क्या है? जर्मनी। एक कॉमन सेंस में अदरवाइज भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत बच्चे अननेसेसरीली कंफ्यूज होते हैं कि परमानेंट 5, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर्स कौन है। और कई बार मैं देखता हूँ बच्चे बोलते हैं जापान, जर्मनी। जो भी वर्ल्ड वॉर 2 में हारा है उसको थोड़ी परमानेंट मेंबर बना देंगे, वो तो हारे हुए हैं ना। तो परमानेंट मेंबर्स कौन है? USA, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना, एंड उसके बाद में +1 हो गया यूरोपियन यूनियन एंड जर्मनी। क्लियर? तो दीज आर दी वंस जिनके साथ में डील हुई ईरान की। इस डील के अंदर क्या था? तेहरान, जो कि हम मतलब ईरान की कैपिटल है, तो तेहरान क्या करेगा कि सिग्निफिकेंटली कट करेगा अपना स्टॉक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग्स, एनरिच्ड यूरेनियम एंड हैवी वाटर। ये सब यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। तो अभी कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि यूएसए की तरफ से, एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए को इससे बाहर निकाल लिया था कि ये जो JCPOA है, इससे यूएसए पुल आउट हो गया कि यार वी डोंट ट्रस्ट ईरान, हम इनसे कोई डील नहीं कर रहे। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि यार आपने इनसे डील कर ली, आपने सैंक्शंस हटा ली, पूरी दुनिया ईरान से डील करने लग गई, ईरान के पास पैसे आ गए, ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया। अब आप क्या कर लोगे? आप तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, बल्कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना, उनके ऊपर प्रेशर बनाना है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता था कि टफ एक्शंस लिए जाएं और सैंक्शंस लगाई जाएं। ईरान ने कैसे रिस्पॉन्स किया इस चीज़ का, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर का? उन्होंने अपना वैसे वो एनरिचमेंट बढ़ा दी। इसी टाइम पे एक और चीज़ हुई, जनवरी 2020 में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, जिनकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन अगर हम उसकी बात करें ईरान की, तो जनरल कासिम सुलेमान, इनका असैसिनेशन हो गया, जिसकी वजह से ईरान बहुत अपसेट हुआ। तो इससे धीरे धीरे क्या हो गया कि एकदम JCPOA का कोलैप्स ही हो गया। JCPOA का कोलैप्स हो गया धीरे धीरे, और फिर दोबारा पूरी दुनिया के ऊपर एक डेंजर लूम करने लग गया कि व्हाट इफ़ ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, कल को इजराइल इस चीज़ से इंटिमिडेट हो, कोई भी एक कंट्री
कोई ऐसी चीज़ कर दे जिससे थिंग्स में ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड इवेंचुअली क्या हो रहा है कि वर्ल्ड इज़ एट द ब्रिंक ऑफ अनदर वॉर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर पूरी दुनिया को बहुत टेंशन हुई, तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जर्मनी, जैसा हमने पढ़ा था कि जर्मनी या बाकी कंट्रीज़ ये बोल रहे हैं यूएसए कि हम दोबारा डिस्कशन करते हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, दोबारा डिस्कशन करते हैं, बिकॉज आपको इंटरनेशनल जो रिजीम है उसको सपोर्ट करना है। आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते हो, आप सिविलियन पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकते हैं। क्लियर। इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, आप ये देखो, इंडिया को यूएसए के साथ में भी बहुत ट्रेड करना है। इंडिया को ईरान की भी ज़रूरत है, ईरान की ज़रूरत है ऑयल के लिए, ईरान की ज़रूरत है चाबहार पोर्ट के लिए, बंदर अब्बास पोर्ट के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। ईरान में आप गुड्स बेचना चाहोगे, ईरान से गुड्स खरीदना चाहोगे। यूएसए के भी आपको बहुत ज़रूरत है, आप इनको गुड्स बेचना चाहोगे, खरीदना चाहोगे एंड सो ऑन। तो इंडिया तो आइडियली यही चाहेगा कि इन दोनों नेशंस के बीच में या ओवरऑल ईरान के जितनी इंटीग्रेशन बेटर हो जाएगी उससे इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, ईरान से डील करना ईजी हो जाएगा। अगर ईरान से डील करना इंडिया के लिए ईजी है तो लेट्स से मान लो आप ईरान से ऑयल ले सकते हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ईरान से ले सकते हो, आप सऊदी अरेबिया से भी ले सकते हो, तो आपको सऊदी अरेबिया से डील करना भी ईजी हो जाएगा, बिकॉज यू हैव वन मोर पर्सन दैट यू कैन डील, यू कैन से बाय ऑयल फ्रॉम इफ सऊदी अरेबिया टुमारो डिसाइड्स नॉट टू गिव यू ऑयल और डिसाइड्स टू रेज प्राइस और व्हाटएवर। पॉइंट इज कि इंडिया के लिए ये बेटर है। तो रेस्टोरेशन ऑफ टाइज बिटवीन यूएसए एंड ईरान इज गोइंग टू हेल्प इंडिया इन द सेंस कि इंडिया फिर चीप पर ईरानियन ऑयल प्रोक्योर कर सकता है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया को एड मिलती है, एंड ऑफ कोर्स हमें लॉजिस्टिकल हेल्प तो है ही है। अगर हमें एक्सेस है चबहार पोर्ट का, बंदर अब्बास पोर्ट का, तो रीजनल कनेक्टिविटी में भी इंडिया को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है। So this was all about today's lecture. I'll see you in the next video with more IR related current affairs. Till then, take care. Happy studying.